ले बात कर। हेलो मैम। मैम करण बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरे बैग ऊपर ले जा दो दुकान तक। चल चलो वही गाड़ी घुमा। चल नीचे नीचे चल, नीचे चल। अरे चलना, आ रहे हैं मैम, आ रहे हैं 2 मिनट। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की शांत वादियों में रहने वाली 19 साल की अंकिता भंडारी की कहानी एक मध्यम वर्गीय सपने के टूटने और सिस्टम की कड़वी सच्चाई की वो दास्तान है जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। अंकिता एक साधारण परिवार से थी। उसके पिता वीरेंद्र भंडारी एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते थे और अंकिता अपनी मेहनत और पढ़ाई के दम पर परिवार की गरीबी को दूर करना चाहती थी। अगस्त 2022 में जब उसे ऋषिकेश के पास यमकेश्वर इलाके में स्थित वनंतरा रिजॉर्ट में एक रिसेप्शनिस्ट के रूप में नौकरी मिली तो पूरे परिवार को लगा कि अब उनके दुख भरे दिन खत्म हो गए हैं। अंकिता बड़े उत्साह के साथ वहां गई, लेकिन उसे क्या पता था कि उस रिजॉर्ट की चकाचौंध के पीछे रसूखदारों की अय्याशी का एक काला साम्राज्य छिपा है। रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्या था, जो बीजेपी के एक बड़े नेता विनोद आर्या का बेटा था, जिसकी वजह से इलाके में उसका काफ़ी खौफ और रसूख था। नौकरी ज्वाइन करने के कुछ ही हफ्तों के अंदर अंकिता को वहाँ के माहौल में कुछ घुटन होने लगी। उसे समझ आ गया था कि वहाँ केवल मेहमानों का स्वागत नहीं होता, बल्कि पर्दे के पीछे अनैतिक काम होते हैं। अंकिता ने अपने एक करीबी दोस्त को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर अपना डर साझा करना शुरू किया था। उसने बताया था कि पुलकित और उसके साथी उस पर दबाव बना रहे हैं कि वो रिजॉर्ट में आने वाले एक वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस दे। अंकिता के वो शब्द आज भी लोगों के कानों में गूंजते हैं, जब उसने कहा था कि मैं गरीब हो सकती हूँ, लेकिन मैं 10,000 के लिए खुद को नहीं बेचूंगी। 18 सितंबर 2022 की वो काली रात इस पूरी त्रासदी का सबसे भयानक मोड़ थी। रिजॉर्ट में अंकिता और पुलकित के बीच उस वीआईपी गेस्ट को लेकर तीखी बहस हुई। अंकिता ने साफ कर दिया था कि वो उनकी हकीकत दुनिया के सामने लाएगी। इसी डर से पुलकित आर्या अपने मैनेजर अंकित गुप्ता और सौरव भास्कर के साथ अंकिता को बहला फुसलाकर ऋषिकेश की तरफ ले गया। रास्ते में चीला नहर के किनारे उनकी फिर से बहस शुरू हुई और हाथापाई के दौरान उन तीनों ने अंकिता को नहर के तेज बहाव में धक्का दे दिया। अंकिता को तैरना नहीं आता था और वो पानी की लहरों में समा गई। इसके बाद जो हुआ वो और भी डरावना था। आरोपियों ने खुद थाने में जाकर अंकिता की गुमशुदगी की झूठी रिपोर्ट लिखवाई और ये दिखाने की कोशिश की कि अंकिता खुद कहीं चली गई है। शुरुआत में पटवारी पुलिस ने मामले में भारी लापरवाही बरती और पुलकित के राजनीतिक रसूख के चलते कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। लेकिन जब सोशल मीडिया पर अंकिता की चैट वायरल हुए और जनता का गुस्सा फूट पड़ा तो केस को रेगुलर पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस की सख्ती के बाद तीनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और 24 सितंबर को अंकिता की लाश नहर से बरामद कर ली गई। लाश मिलने के बाद पूरे उत्तराखंड में जैसे आग लग गई। लोगों ने आरोपियों की दुकान और रिजॉर्ट पर हमला किया और सरकार ने रातों रात रिजॉर्ट पर बुलडोज़र चलवा दिया, जिस पर आज भी सवाल उठते हैं कि क्या ये बुलडोज़र सबूत मिटाने के लिए चलाया गया था। 2023 और 2024 के पूरे साल ये मामला अदालती कार्रवाई और एसआईटी की जांच के बीच ही झूलता रहा। पुलिस ने 500 से ज़्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल की और 90 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए। इस दौरान अंकिता के माता पिता लगातार यह मांग कर रहे थे कि उस वीआईपी का नाम उजागर किया जाए जिसके लिए उनकी बेटी की जान ली गई। विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर
सरकार को घेरा, लेकिन जांच एजेंसियों ने उस वीआईपी का नाम सार्वजनिक नहीं किया। आखिरकार 2.5 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 30 मई 2025 को कोटद्वार की स्थित अदालत ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने पुलकितारिया, अंकित गुप्ता और सौरव भास्कर को अंकिता की हत्या, आपराधिक साजिश और सबूतों को मिटाने का दोषी पाया और तीनों को आजीवन कठोर कारावास, उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि दोषियों को जेल भेज दिया गया, लेकिन 2025 के अंत तक भी ये केस पूरी तरह शांत नहीं हुआ। अंकिता के परिवार और उत्तराखंड के कई संगठनों का आज भी यह मानना है कि मुख्य साजिशकर्ता या वो वीआईपी गेस्ट अब भी कानून की पकड़ से बाहर है। दिसंबर 2025 में इस मामले को लेकर फिर से कुछ नए खुलासे और सोशल मीडिया कैंपेन शुरू हुए हैं। और जिन वीआईपीओ को सर्विस लेने की आदत हो चुकी है, जिस भी वीआईपी को सर्विस लेने की आदत है, चलो करप्शन खाने की आदत तो थी, अगर तुम लोगों को सर्विस लेने की आदत है तो भैया पहाड़ की ओर तक खुलेआम सर्विस देने को तैयार है। ये कहती हूँ कि जब सुरेश राठौर ने सब कुछ उगला है, सब कुछ, कि उस रात कौन जा रहा था, कौन क्या हो रहा था, तो सुरेश राठौर को पकड़ के लाओ, उसके फट्टे बजाओ उत्तराखंड पुलिस, और वो सब उगलेगा, सब। उसका नार्को टेस्ट कराओ ना, किसका मुंह बंद कराओगे ना, मुझे बताइए ना कि जिन जिन अपराधियों के नाम सामने आए तो उन अपराधियों को सामने लेके आइए, उनका नार्को टेस्ट कीजिए, उनके सीडीआर निकालिए। एक वो SC/ST आयोग का वो जो अध्यक्ष बना फिरता है मुकेश, जिसका गोरिल्ला जैसा मुंह है, उसके भी मैं तो कहती हूँ डिटेलिंग्स निकालिए ना कि वो उस रात कहाँ था। हमने तो सुना है कि बड़ा वो भी लड़कियां सप्लाई करता है, उनके देख ले कि वो जो रिकॉर्डिंग्स हैं उनका लैब सर्टिफिकेट ले लें। तानाशाह कब तक चलेगा मेरे भाई? धाकड़धामी भाई, सामने आ, बेटियों को इंसाफ दिला, इंसाफ, नहीं तो कुछ नहीं होने का इस दुनिया में। मैं बता रही हूँ, मैं गिरफ्तार होने से भी मैं घबरा नहीं रही हूँ, लेकिन उस बेटी के लिए इंसाफ की गुहार कर रही हूँ कि जो ये 4 साल के बाद दोबारा से उस बेटी की चीख पुकार आई है, उसको सुनवाई कर लो भाई। जिससे ये साफ है कि अंकिता को पूर्ण न्याय दिलाने की मांग आज भी 2026 की शुरुआत में उतनी ही प्रबल है जितनी वो 2022 में थी। अंकिता की कहानी अब केवल एक अपराध की रिपोर्ट नहीं, बल्कि व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष और एक बेटी के आत्मसम्मान की अमर गाथा बन चुकी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।